Hello, my dear friends. A very warm welcome to our series of Win. है ना? So our Win series will help you to revise current affair, all the current affair on the weekly basis. And today we are going to discuss economy section. दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो इकोनॉमी का आज का लेक्चर है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेंस ओरिएंटेड काफी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डी प्रकाश और जो वेबसाइट हमने लॉन्च किया आप सभी के प्रिपरेशन की हेल्प करने के लिए, दैट इज एजुकेटेड sapiens.in। दोस्तों वॉट एवर पीडीएफ, जो भी पीडीएफ है वो यहाँ पे कोर्स हमने बना रखा है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, विन सीरीज के नाम से ही, है ना। तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन t.me/upsc/dp। इसके अलावा एजुकेटेड सेपियंस इंस्टाग्राम पे भी है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, हमने एसे एंड एथिक्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, ठीक है। ऐसे की टेस्ट सीरीज जो है, ध्यान रखना आपको, 499 का है अभी, बट प्राइसेस में शूट अप वेरी सून, बहुत जल्दी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। 499 का भी प्राइस है, ध्यान रखिएगा। 4 टेस्ट दोनों में दिए गए हैं, 4 ऐसे में और 4 एथिक्स में। इज इट क्लियर? तो प्लीज ये ध्यान रखिए, 4 टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा सी सैट का मैं कोर्स लेकर के आ रहा हूँ 1 अगस्त से। ध्यान रखना, 1 अगस्त से सी सैट का कोर्स लॉन्च हो जाएगा। प्लीज मेक श्योर कि आप उसमें एनरोल जरूर करें, ठीक है। तो प्री बुकिंग मैं देखता हूँ 2 से 3 दिन में हम लोग चालू कर देंगे, तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, उस दौरान में। यस, प्लीज गो अहेड एंड डू इनरोल इन दीज कोर्सेज, दीज आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साइंस एंड टेक की भी मतलब मैं लेक्चर्स लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, है ना। जो थोड़ा शेड्यूल से पीछे चल रहा है बट कोई बात नहीं, घबराइएगा मत, आई विल डेफिनेटली कंप्लीट दैट अप, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। कौन सी? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब ये आती क्या है और है क्या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम? आप इस बात को समझना, बैलेंस शीट क्या होती है? किसी भी कंपनी की कितनी इनकम हुई और कितना उस कंपनी से बाहर गया, मतलब कि इनपुट्स। देखो कोई भी कंपनी क्या करती है, इनपुट लेती है, ठीक है, और साथ ही साथ जो इसको प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद, इसकी क्या चीज, प्रोसेसिंग करने के बाद इसका आउटपुट निकालती है, राइट, है ना। तो क्या होता है कि कंपनीज के पास, जैसे मुझे ही आज कंपनी अगर डालनी हो तो मेरे पास इतने पैसे नहीं मिलेंगे। व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द बैंक एंड आस्क फॉर लोन दैट इज कैपिटल विल बी माई वन ऑफ द इनपुट, ठीक है। कैपिटल मेरा एक इनपुट बन जाएगा, समझ में आ रही बात। अब इस कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट देना है। ये जो लोन लिया है मैंने 10%, 12%, 5%, जैसा भी, मतलब जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर होता है उतना कम परसेंट पे आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल लोन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आपने हर्षद मेहता देखी हो तो वहां पे भी ये चीज साफ दिखाई देती है, और भी बहुत सारी जगहों पे ये चीज साफ दिखाई देती है कि जब बड़े बड़े व्यापारियों को लोन देना होता है तो बैंक्स रिलेटिवली कम दरों पे भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि दे थिंक दैट कि यहाँ रिस्क कम है, ठीक है। अब ये जो आउटपुट निकलेगा तो इसी से लोन का पैसा भी निकलेगा, है ना, इसी से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी निकलेगा, है ना। व्हाट इफ ड्यू टू सम फॉल्टी प्रैक्टिस ये प्रोसेसिंग अच्छी नहीं हुई, आउटपुट बिका नहीं, जो भी कुछ कारण से हो, है ना। या तो प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं हुई, कुछ ज्यादा ओवर दिखा करके लूट लिया बैंक को, है ना, या फिर आउटपुट में मार्केटिंग नहीं हो पाई, ये सामान बिक नहीं पाया, तो उस केस में क्या होगा, जो पहले कंपनी की बैलेंस शीट खराब होगी। क्योंकि भाई कंपनी पे ही नहीं कर पा रही, है ना। और जब कंपनी नहीं पे कर पा रही दोस्तों, तो एक बात समझना, कंपनी की अगर बैलेंस शीट खराब हुई तो ऑब्वियस सी बात है, दे वोंट रिटर्न द लोन, नो लोन रिपेमेंट टू बैंक्स। तो बैंक का कहां से कमाई हो रहा है? बैंक की कमाई तो इसी लोन की रिकवरी से हो रही है, तो बैंक की बैलेंस शीट भी खराब होगी। इफ यू नो दैट, बैंक बैलेंस शीट विल ऑल्सो बी मतलब रोग, है ना। तो समझ आ रही बात, इसको हम बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब इसके कारण क्या होता है कि फिर बैंक को जो फ्यूचर लेंडिंग करनी है उसके लिए पैसे नहीं है, तो नो फ्यूचर लेंडिंग, तो नो रिटर्न, नो रिकवरी, नो फ्यूचर लेंडिंग। जब फ्यूचर में लेंडिंग ही नहीं करेंगे बैंक, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? क्योंकि भाई एट द एंड कैपिटल तो सभी को चाहिए, है ना। भाई आपकी इंडस्ट्री डूब गई, ठीक है, मैं समझ सकता हूं, बट मेरी इंडस्ट्री तो चल रही है ना, मुझे तो पैसा चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए, मुझे तो पैसा चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बैंक की जो बैलेंस शीट होती है ना, तो फ्यूचर में मतलब अगर लेंडिंग नहीं होगी तो फिर से बैंक्स के साथ, मतलब फिर कंपनीज के साथ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कंपनीज को रन करने के लिए कैपिटल चाहिए। इसको कहते हैं हम लोग ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये आपस में फ्यूल करती है, और इसीलिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है,
इंटरवेंशन लाती है, आपको पता होगा कैपिटल इन्फ्यूजन करती है। क्या करती है? कैपिटल इन्फ्यूजन करती है। आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। स्कैम फॉल्ट लाइन इज डैमेजिंग इंडियन बैंकिंग। ठीक है, स्कैम फॉल्ट लाइन जो है इंडियन बैंकिंग को डैमेज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अभी न्यूज में है, क्यों है? बिगेस्ट बैंकिंग स्कैम इन इंडिया हैज कम टू द फोरफ्रंट। ठीक है, बिगेस्ट बैंकिंग स्कैम जो है इंडिया में वो फोरफ्रंट पे आ चुका है। दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड DHFL has hoodwinked a consortium of banks driven by Union Bank of India to the tune of 35,000 करोड़। सोचो DHFL ने 35,000 करोड़ का चूना लगाया है। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट, आई एम कमिंग बैक। ओके, सो सोचिए DHFL ने 35,000 करोड़ का चूना लगाया अभी, है ना, फाइनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। दोस्तों ध्यान रखना, प्रॉब्लम यही आती है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर जो भी इंडस्ट्री होती है, इसके बहुत सारे सीक्रेट्स रखे जाते हैं। सीक्रेट्स रखे जाते हैं क्यों? क्योंकि समझना, बहुत सारे ऐसे माल प्रैक्टिसेस है, बहुत सारा मिस अप्रोप्रिएशन है जो कि चलता है ना। DHFL को भी लगा कि भाई हम झूठ मूठ का दिखा करके हम पैसा बढ़ा लेंगे, है ना, तो पता चला 35,000 करोड़ का घपला किया है इन्होंने। और इसी में कई बार देखोगे अगर आप, तो पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी होते हैं। लेकिन अभी हमें पॉलिटिकल कनेक्शंस पे फोकस करने के बजाय टेक्निकलिटीज पे फोकस करना है। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर एन एग्जाम जो कि देश का बेस्ट एग्जाम है और डिमांड करता है यू शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके अलावा देखो, फरवरी दिस ईयर ABG Shipyard Limited of Surat has already taken a loan of approximately 23,000 करोड़ in fake manner। तो दोस्तों ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? इतने सारे फेक लोन्स, गलत लोन्स, मिसरिप्रेजेंटेड लोन्स क्यों दिए जा रहे हैं? आपको देखिए, बैंक जब आप हाउस लोन लेने जाते हैं, तो बैंकर्स क्या करते हैं? व्हाट डू बैंकर्स डू? दे कम टू योर हाउस, वो आपके घर वाली प्रॉपर्टी वाली जगह पे आते हैं, उसको असेस करते हैं, सारे पेपर्स टटोलते हैं, हाँ भाई ये पेपर, वो पेपर, ऐसा पेपर, वैसा पेपर, फिर ही जा करके ओनली आफ्टर दैट दे गो अहेड एंड गिव यू द क्लियरेंस। सो इज इट क्लियर? है ना, हाउस लोन में किस तरीके से कितना एसेस किया जाता है। और देखो, जब ये एसेस किया जाता है तभी जाकर के हाउस लोन दिया जाता है। तो इसी कारण से हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया, इसका रिकवरी रेट भी हाई है। तो यहाँ क्या गलती हो रही है? क्या बैंक्स में करप्शन है? ये बैंक के पास नेसेसरी जो एक्सपर्टीज होती है वही नहीं है, वही मिसिंग है? ये क्वेश्चन है जो पोंडर करने वाला है, सोचने वाला है। ध्यान रखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA refers to the classification for loans or advances that are in default or are in arrears on scheduled payment of principals। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 90 डेज। तो ध्यान रखिएगा, एनपीए कब क्लासिफाई किया जाता है दोस्तों? सपोज करो आज मैंने लोन ले लिया, ठीक है, 30 डेज तक पे पहला मैंने डिफॉल्ट मारा, 30 डेज के बाद मैंने पहला डिफॉल्ट मारा, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में मैं चला जाऊंगा, 60 डेज पे मैंने झोल मारा, ठीक है, मैंने गायब हो गया मैं, ठीक है, आई डिडंट रीपेड माय लोन, तो आई विल बी क्लासिफाइड एज स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। ठीक है, 1 तारीख को मान लो मुझे अपनी ईएमआई भरनी थी और मैंने 30 डेज से डिफॉल्ट कर दिया है, तो व्हाट आई विल डू, मैं SMA 1 में जाऊंगा, SMA 2 में, एंड 90 डेज में मुझे NPA डिक्लेयर कर दिया जाएगा। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो ये क्यों किया गया? क्योंकि पहले कोई भी मैकेनिज्म ही नहीं था कि भाई प्रॉपरली हम कैसे हम प्रॉपरली यहाँ पे इसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, 30, 60, 90 डेज का ये मैकेनिज्म इसलिए सेट किया गया ताकि हम मॉनिटर कर पाए कि भाई कितना लोन जो है वो रोग हो रहा है और कितना लोन में प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से बैंक्स को अपनी स्ट्रेटजी सुधारनी होगी, उस हिसाब से बैंक्स को अपना आगे का कार्यक्रम सही करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रॉस NPAs आर द सम of all the loans that have been defaulted by the individuals who have acquired loans from the financial institution। I hope ये crystal clear है आपको, इसमें मुझे कुछ explain करने की जरूरत नहीं है। Net NPAs are amount that is realized after provision amount has been deducted from gross non-performing assets। ठीक है, I hope ये crystal clear है आपको। Gross NPA क्या है? बेसिकली कि जो टोटल अमाउंट
किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी इंडिविजुअल या कंपनी ने लिया, उस पर डिफॉल्ट मार गई, ठीक है। नेट में क्या बोलेंगे अगर हम, रियलाइज आफ्टर प्रोविजन अमाउंट, ठीक है। प्रोविजन अमाउंट कुछ रखा जाता है, उसके पीछे कुछ सैंक्शन किए जाते हैं कि हाँ भाई देखो अगर ये डिफॉल्ट कर गया तो भी मैं इस तरीके से लेकर के आऊंगा। वो 100% नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखना। रिस्क टू वेट, रिस्क मतलब वेटेड रिस्क टू एसेट रेशियो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इस सब चीजों के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो प्लीज ध्यान रखना, इट इज रियलाइज दैट आफ्टर प्रोविजन अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाए तो उससे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नेट कितना चूना लगा है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। स्कैम फॉल्ट लाइन की बात करता हूं, तो स्कैम फॉल्ट लाइन जो है डैमेज तो कर रहा है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए की अगर मैं बात कर रहा था, सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। एसेट रिमेन्स एनपीए फॉर पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। एक साल तक अगर वो कोई भी एनपीए रह गया तो फिर वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सब स्टैंडर्ड एसेट। इन 12, जैसे सपोज करो आज की डेट में आपका डेडलाइन था, यू हैव डिफॉल्टेड बाय 30 डेज, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, यू आर इन SMA, ठीक है, SMA 1, ठीक है। देन यू आर 60 डेज, ठीक है, 60 डेज में SMA 2 बन जाते हो आप, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। एंड देन 90 डेज में यू बिकम एनपीए। तो अगर आप एनपीए कितना 12 महीने तक रह गए तो आप क्या बन जाओगे, सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट, ध्यान रखना, सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। तो दैट विल टेक अनदर 12 मंथ्स, ठीक है। यहां से 12 महीने अगर आप रह गए तो फिर इस दौरान में बैंक हर कोशिश करेगा आपसे रिकवरी करने की, ध्यान रखिए, हर कोशिश करेगा आपसे रिकवरी करने की। इसके बाद आता है आपके पास डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट क्या होते हैं, एसेट इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 महीने के पीरियड में अगर आप देखोगे तो फिर ये डाउटफुल एसेट बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद लॉस एसेट। लॉस एसेट क्या कहते हैं, है ना, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, सॉरी मतलब इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल में प्रमोट किया था दैट इज डाउटफुल एसेट। भैया थोड़ा डाउटफुल है, शायद आए ना आए, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं इसको, गोल मारते मारते 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, गोल मारते मारते 2 साल हो चुके हैं। ध्यान रखना, सब स्टैंडर्ड एसेट को अगर 12 महीने हो जाए, 12 मंथ, तो फिर वो क्या हो गए, डाउटफुल एसेट हो गए। और फिर लॉस एसेट कब डिक्लेयर किया है, देखो एक चीज समझना कि भाई आपको पैसा, आपने 200 पैसे दे दिए, एक महीने मांगा इस महीने कि भाई दे दे यार थोड़ा सा जरूरत है मुझे, अगले महीने मांगा भाई थोड़ा सा दे दे जरूरत है, तीसरे महीने फिर से क्या बोलोगे, यार अभी ये तो नहीं देने वाला, है ना। तो यू केप्ट पेस्टरिंग फॉर 2 मंथ्स, एक महीना पेस्टर कर लिया, चल भाई सब स्टैंडर्ड एसेट है, वो तो नहीं देने वाला लग रहा है ना, डाउटफुल एसेट है, तो फिर सब स्टैंडर्ड एसेट है। फिर उसके बाद दूसरे महीने फिर डाउटफुल डालो, तीसरे महीने तो बोलो भैया इससे हाथ जोड़ लेता हूँ, आज तो इसको ना पैसा दूंगा ना इससे लूंगा, है ना। तो वैसे ही बैंक भी ब्लैकलिस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट स्कोर, इसीलिए कहा जाता है सिबिल स्कोर होना अच्छा जरूरी है। ध्यान रखिए, लॉस एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स आर ऑफ लिटिल वैल्यू, इट कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू एज अ बैंकेबल एसेट, ठीक है, ठीक है। देयर कुड बी सम रिकवरी वैल्यू, ठीक है। तो एसेट्स जो होते हैं वो लिटिल वैल्यू के होते हैं, ठीक है। देयर कैन बी नो लॉन्गर कंटिन्यूड एज ए बैंकेबल एसेट, देयर कुड बी सम रिकवरी वैल्यू, कुछ रिकवरी वैल्यू होती है, ठीक है। स्कैम फॉल्ट लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, स्कैम फॉल्ट लाइन इज डैमेजिंग इंडियन बैंकिंग, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें ये जो है इसी में आगे अगर हम बात करें वाई एनपीए अकर, देखो अब एनपीए पे सबसे बड़ा मुद्दा सवाल जो बनता है वो ये बनता है, भाई इतना एनपीए की बात कर रहे हैं, इतना कुछ सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं बैंकिंग सिस्टम में भी, तो ये एनपीए बन क्यों रहा है, वाई इज इट हैपनिंग, है ना। ध्यान रखना, बैड लेंडिंग प्रैक्टिस, सबसे पहले क्या है, बैड लेंडिंग प्रैक्टिसेस है जब बैंक्स जो होते हैं ना ये बेसिक फैक्टर को, रिपेइंग कैपेसिटी को नेग्लेक्ट करके जो आगे का आने वाला समय है उसको जज नहीं कर पाते, है ना। अब इस बात को समझना कि इकोनॉमी जो है ना साइक्लिकल होती है ना, साइक्लिकल होती है, और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, एक्साइटेड होने वाला होता है। जब इकोनॉमी ऐसे ऊपर बूम जा रही होती है ना, ऐसे बूम पे जा रही होती है, तो फिर क्या होता है, तो फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, बैंक्स को प्रॉफिट हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट मांगो उतना ज्यादा इंटरेस्ट वापस मिल जा रहा है ना, लोन की धड़ाधड़ डिमांड है और इकोनॉमी बूम कर रही है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पर टिपिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं ना, यहाँ तक बैंक्स इतने लोन बांट चुके होते हैं, इतना धड़ल्ले से लोन दे रहे होते हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई किसको लोन दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इतना प्रॉफिट हो रहा है यार, है ना, इंडस्ट्रीज अच्छा कर रही हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि भाई इसके बाद डूम्सडे भी आ सकता है, और यही चीज होती है कि फिर इकोनॉमी गिरती है, इकोनॉमी नीचे गिरती है, समझ आई बात। और जब यहाँ इकोनॉमी गिरती है तो फिर फेलियर होता है, एक रिसेशन आता है, क्यों, क्योंकि लोन तो रिकवर ही नहीं हो पा रहे, बैंक्स बेचारे फंसे हुए हैं, है ना, बैंक रन्स होते हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को लगता है अरे यार बैंकों में पैसा ही नहीं बचा, इनका सारा डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, समझ आई बात। ये चीज ध्यान रखिएगा, बैड लेंडिंग प्रैक्टिसेस अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंकर्स को ये समझाना पड़ेगा हमें, उनके जो रिस्क एसेसर्स हैं उनको समझाना पड़ेगा कि देखो भाई इकोनॉमी साइक्लिकल है, ठीक है,
आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सही बात है, बट विथ कॉशन। क्यों? क्योंकि यू आर डीलिंग विथ पब्लिक मनी, आप लोगों के पैसों के साथ डील कर रहे हो। कंपटीशन की बात करूं, व्हेन बैंक्स compete अगेंस्ट देमसेल्व्स एंड प्रोवाइड अनसिक्योर लोन। अब ध्यान रखो, होता क्या है दोस्तों, कंपटीशन इतना कट थ्रोट है। आई वाज समवेयर रीडिंग कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप हैं, इनमें बेटिंग चलती है बैंक्स के बीच में, भैया हम 5% पे इंटरेस्ट पे दे देंगे, आपको 4% पे दे देंगे। क्यों? क्योंकि लोन अमाउंट इतना बड़ा होता है और काफी श्योर रहता है कि हाँ भाई ये वापस कर देंगे। जैसे अब टाटा साहब है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपको ही पता है। टाटा साहब गए सपोज कीजिए एसबीआई के पास, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, उन्होंने बोला भाई देखो मुझे 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। कितना? 1,000 करोड़। अब इसमें अगर मैंने 5% भी कमाया तो हाउ मच विल आई अर्न? कैन यू थिंक ऑफ दैट? 5 या 6% जो भी कमाऊं मैं, 6% भी अगर मैंने कमा लिया तो कितना कमा लिया, आप खुद सोचो। समझ में आ रही बात? तो यही चीज बनती है, 6 करोड़ मुझे एक मुश्त मिल जाएंगे और बहुत आराम से, बहुत इजीली मिल जाएंगे, पक्की बात है मिल जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनका टाटा जी का ऐसा रेपो है। तो इस पे बिडिंग चलती है, काफी बिडिंग चलती है दोस्तों, ध्यान रखना। और यही कारण है कि यहाँ पे काफी कम रेट पे अनसिक्योर्ड लोन दे दिए जाते हैं। पीएनबी का आप देखिए, नीरव मोदी ये केस में क्या हुआ, अकाउंट में इतने पैसे थे नहीं, जो बैंकर था उसने सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में अपडेट किया नहीं, है ना। और नीरव मोदी जी को स्विफ्ट के थ्रू एक मैसेज कर दिया चाइना में, हाँ भाई इनको पैसे दे दो, हम गारंटी देते हैं। तो ये क्या था, ये विदाउट सिक्योरिटी एक लोन दे देना था, एंड दैट बैकफायर्ड सो ब्रूटली कि आज नीरव मोदी जी की कंपनी बंद होने पे आ गई है, पीएनबी को इतना बड़ा झटका लगा, गवर्नमेंट को भी कितना सारा कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ा है, ठीक है। इंक्रीमेंटल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, व्हेन इंटरनल बैंक मैनेजमेंट लाइक क्रेडिट पॉलिसी एटसेट्रा इज अफेक्टेड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो इंटरनेशनल बैंक मैनेजमेंट है वो भी क्रेडिट पॉलिसी और इन सब में खूब रिलैक्स हो जाता है। जैसे आप देखो, जो बबल आया था, बबल क्राइसिस आया था, ध्यान रखना, बबल क्राइसिस ऑफ 2008, है ना, हाउसिंग बबल क्राइसिस को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, हाउसिंग बबल क्राइसिस आया था 2008 में, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, आप इस बात को समझिएगा, इसमें हुआ सबसे बड़ी ये चीज थी कि लोगों ने खूब घर खरीदने चालू किए, भाई इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, है ना, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, तो भाई लोगों ने खूब सारे घर खरीदने चालू किए। जब लोगों ने घर खरीदने चालू किए तो धीरे धीरे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने लगे। अब बैंक्स पे लाइक सो हैप्पी, यार दाम बढ़ रहे हैं बैंक के प्रॉपर्टीज के, लेट्स रोल आउट मोर लोन। उसके लिए पैसा चाहिए था तो इन्होंने सीडीओ बनाया, उसके पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कर दिया, है ना, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोल दूं सिंपल वर्ड्स में, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाया, पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कर दिया, पैसा लगाया और लोगों को पैसा दिया, इतना पैसा दिया लोगों को कि भाई हाउसेस की कीमत खूब बढ़ने लग गई। और फिर सडनली थोड़ा सा क्राइसिस के सिंबल आए और लोग रीपे कर ही नहीं पाए। जब रीपे नहीं कर पाए तो बैंक रन होगा। तो ध्यान रखिए, इंक्रीमेंटल कंपोनेंट जो होता है, इजी लोन जो देने की आदत होती है बैंक की, कि जरा सा मौका मिला दे विल स्विच टू इजी लोन्स, वो बहुत गलत हो जाती है और इसी कारण से बबल क्राइसिस बनते हैं। आप देखिए आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, चलिए अभी मैं वही बताऊंगा, ओवरहैंग कंपोनेंट, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारे, अच्छा मैं यही बता देता हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जैसे लाइक अनअकैडमी, ठीक है, बायजूस, जोमैटो, क्रेड, ठीक है, जोमैटो, क्रेड, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना, इतना सारा कैश बर्न कर रहे हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही नहीं, प्रॉफिटेबल तो है ही नहीं। देखो इसी कारण से जब ये, जैसे ही जोमेटो देख लो, पेटीएम देख लो, जैसे ही ये आपके शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ, धड़ाधड़ नीचे गिरा, इतना गंदा नीचे गिरा कि मत पूछिए, है ना। क्यों? क्योंकि दे आर बर्निंग द कैश। और इनको लोन कौन दे रहा है? इनके इन्वेस्टर्स दे रहे हैं। बायजूस का जैसे सुनने में आया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई डो नॉट कंफर्म द न्यूज एज वेल, बस मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि कितने सारे इन्वेस्टर्स इनमें पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि शायद मार्केट मोनोपोलाइज हो जाए, ड्यूओपोली में चला जाए। और दुनिया में कोई भी चीज देखिएगा ड्यूओपोली की तरफ अपने आप बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, एक बार ये आप सोचिए, बट बिजनेस डोमेन में ऐसा अक्सर देखा गया है, कोई भी चीज ड्यूओपोली की तरफ बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा ओवरहैंग कंपोनेंट्स व्हेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर कॉज, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी दोस्तों बहुत असर करता है। शायद ये हाउसिंग बबल का जो क्राइसिस था उस समय नहीं फटा होता, उससे बाद में फटा होता, बट इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स थे उस समय वो सडनली वैसे बन गए कि उस समय वो बबल फट गया, ठीक है। ध्यान रखिए, इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अपने आप में एक इन्वायरमेंटल कंपोनेंट है। बहुत कुछ होता है जो एक्सटर्नल मार्केट होता है, उसके कारण हमारा ओवरहैंग कंपोनेंट्स आते हैं। इसके अलावा क्राइसिस भी देख लो, व्हेन बैंकिंग सेक्टर विटनेसेस लोअर देन एवरेज
रेट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो काफी कम अगर उसके पास रेवेन्यू होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रांसफर भी कम करेगा, तो उस केस में लोग पैसे भी कम रखेंगे, है ना, और पैसा भी पेमेंट में गड़बड़ी करेंगे। चलिए अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ एनपीए की अगर हम बात करते हैं कैसे एनपीए हमें अफेक्ट करते हैं। पहली चीज निगेटिव इम्पैक्ट टू इकोनॉमी, ठीक है, ये इकोनॉमी पे निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स बाय बैंक टू मेंटेन द प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करते हैं ताकि प्रॉफिट मार्जिन बना रहे इनका। रीडायरेक्टिंग फंड्स फ्रॉम द गुड प्रोजेक्ट्स टू बैड वंस, है ना, अच्छे प्रोजेक्ट से बैड प्रोजेक्ट्स में अक्सर हम डालते हैं। आप एक चीज समझिएगा, जैसे मैं शेयर मार्केट, ये भी नेचुरल टेंडेंसी है ना, मैं शेयर मार्केट में अपनी पोर्टफोलियो बताऊं अगर आपको, देयर आर सम स्टॉक्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग, बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत पुअर, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए मुझे करीब करीब उस शेयर में 20% तक नुकसान है, 20% हैज गॉन, ठीक है, जबकि देयर आर गुड शेयर्स एज वेल, है ना। अब हुआ क्या, जैसे ही गुड शेयर में 10 से 15% की प्रॉफिट निकला, आई वाज लाइक प्रॉफिट बुक करो भाई और बाहर निकलो, प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकलो। और पुअर में क्या था, 20% तो ऑलरेडी डाउन है ना। व्हाट आई विल डू, आई विल पंप इन मोर मनी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मोर मनी डालूंगा और पैसा डालूंगा, है ना, और पंप इन करूंगा सो दैट एवरेजिंग हो जाए। क्यों एवरेजिंग हो जाए, और ये है कुछ नहीं, इमोशनल गेम है, पूरा पूरा इमोशनल गेम है ना, कि मैं इसमें एवरेजिंग करूंगा। तो यू वोंट बिलीव कि मेरे में गुड स्टॉक धीरे धीरे वीड आउट होते जा रहे हैं, इसका कैपिटल घूम घूम करके यहाँ पे आता जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई इस पुअर में मैंने डाल रखा है पैसा, इसको थोड़ा सा और पैसा दूंगा तो ये पैसा मुझे वापस कर देगा, समझ रहे हो। तो एवरेजिंग के चक्कर में ये गड़बड़ी कर रहा हूं, और ये आप यकीन नहीं मानेंगे कि 20% से देखने में तो एक दिन में 10% लॉस हो गया फिर, बट इवेंचुअली फिर और गिरा, क्योंकि ये पुअर शेयर है, लोगों का इसमें फेथ नहीं है, ये और गिरा, एंड करेंटली आई एम अगेन स्टैंडिंग एट द प्रीवियस लॉस ऑफ 20 to 25%। कैन यू थिंक ऑफ दैट सिनेरियो, है ना। तो बड़ा विचित्र सी चीज है ये, अगर आप देखेंगे तो हमारा इमोशनल बिहेवियर ही ऐसा है, ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी है कि हम रीडायरेक्ट करने लग जाते हैं फंड्स को गुड से बैड की तरफ, ठीक है ना। बैड बॉयज विन कहते हैं ना, लेस मनी डिविडेंड्स टू द गवर्नमेंट, ध्यान रखना, गवर्नमेंट का को कम, मतलब गवर्नमेंट को कम डिविडेंड मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना, और इससे भी अपने आप में बहुत ज्यादा इकोनॉमी लॉस में आती है। क्यों, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट को भी तो कुछ खर्चा करने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम यूज करना पड़ेगा। लोन कितना लेगी आपको ही पता है, फिस्कल डेफिसिट हमें कम से कम करना है, तो एक गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या है, क्योंकि ये पब्लिक ओन्ड बैंक है तो इसका बहुत मेजर डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट को जाता था, ठीक है। तो जितना बैंक डिफॉल्ट करेंगे उतना ही कम गवर्नमेंट को ये भी मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। रादर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो दे आर कैपिटल गजलिंग इंडस्ट्री। कैपिटल गजलिंग मतलब गवर्नमेंट को कितना सारा कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ा है, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट भी इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। प्लीज ये ध्यान रखिए, ओनरशिप, ओनरशिप किसी एक पर्सन के हाथ में दो, लेट हिम रन द इंस्टीट्यूशन जैसे कि वो रन करना चाहता है, ठीक है। इम्पैक्ट इजी डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी फॉर सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बैलेंस शीट सिंड्रोम, एंड साथ ही साथ लिटिगेशन। तो बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आती हैं भैया। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि भाई मार कुटाई हो रही, वायलेंस हो रहा है, बट स्टिल बहुत सारे केसेस बढ़ जाते हैं। आप देखो ऑलरेडी 4.5 लाख 3.5 लाख के करीब करीब केसेस पेंडिंग है हमारे यहाँ पे, बट उसमें भी इजाफा होता है और ये लिटिगेशन गड़बड़ करते हैं। बैलेंस शीट सिंड्रोम आई होप आपको पता है, ट्विन बैलेंस शीट मैंने शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया आपको। और इम्पैक्ट इजी डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आई होप ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। जो आराम से पैसा आ सकता था सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अब वो नहीं आ पा रहा है, साफ सी बात बोलूं तो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा इश्यूज क्या क्या है बैंकिंग सिस्टम के साथ आज की डेट में। एज पर आरबीआई, around 34% of the scams in the banking industry are on the poor lending practices of involvement of junior and mid level management, ठीक है। तो जो 34% ऑफ द स्कैम्स हैं, 34% स्कैम्स अगर मैं बात करता हूं, ध्यान रखिए जूनियर एंड मिड लेवल मैनेजमेंट ने गड़बड़ी की है और इसी कारण से हुआ है। अब देखो क्या है, नीरव मोदी का केस अगर मैं बोलूं, आई हैव नो सिंपैथी फॉर हिम टू बी फ्रैंक, एंड आई डोंट सपोर्ट हिम और एनीवन करप्ट इन दैट मैनर, ठीक है। नीरव मोदी जी जैसे आप देखो, अगर आप देखोगे तो आप जैसे हाउसिंग लोन लेने गए, सपोज कीजिए आप अपने आप को लीजिए, है ना, वर्सेस आई या यू, वी, है ना, वी, हम नीरव मोदी साहब इंडस्ट्रियल लोन लेने गए थे, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोन, एंड वी गो फॉर हाउसिंग और कार लोन, ठीक है, हाउसिंग और कार लोन, राइट। अब खुद देखो यहाँ पे बैंकर साहब कितना कुछ जज करते हैं हमारे बारे में, ठीक है, कितना कुछ हमें जज किया जाता है, दोनों जगह जजमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, यू नो दैट, ठीक है। कई केसेस में देखो दोस्तों, आइडियलिस्टिक वर्ल्ड अपने आप में अलग होता है, एथिक्स अपने आप में जो किताबों में हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग होता है,
बट जब आप फील्ड में वर्क करेंगे तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि भाई कई बार एथिकल रहना पॉसिबल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हार्श रियलिटी है दोस्तों कि हम कितना भी बोल दें यहाँ पे, कितना भी एथिक्स का टेस्ट ले लें, बट जिसको चीटिंग करनी है वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर चीटिंग करते हैं बाद में। ठीक है, पकड़े जाते हैं तो यूपीएससी रेस्टिकेट भी करती है। बट प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब बैंकर्स जज करते हैं उसका कई बार आप देखेंगे ब्राइब वाला सिस्टम भी चलता है ना, ब्राइब वाला सिस्टम भी चलता है, खासतौर से जहाँ पे कंसेशनल लोन है और सारी चीजें हैं। तो ठीक है, समझ में आ रही बात ना कि ब्राइब देना पड़ता है। जब ब्राइब देना पड़ता है तो भैया हमें तो अपने लोन से मतलब है ना, चाहे नीरव मोदी हो चाहे हम हो, हमको क्या मालूम भाई बैकएंड में जो पीएनबी का एम्प्लॉई है वो सिस्टम को किस तरह से ट्वीक कर रहा है हमें लोन देने के लिए। हाउ डू वी नो, है ना। एंड नीरव मोदी साहब के केस में इन्होंने सीबीएस में अपडेट किए बिना ही स्विफ्ट कोड भेज दिया था, है ना। सीबीएस में इन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया और इसको उन्होंने स्विफ्ट कोड भेज दिया। तो प्रैक्टिकली अगर देखेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो नीरव मोदी जी की शायद गलती ही नहीं थी, बट स्टिल जो गड़बड़ी हुई तो हुई ही, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब हम तो या आप तो पूछने जाओगे नहीं कि सर देखो हाउसिंग लोन आपने दिलवाया सीबीएस में अपडेट किया या नहीं किया, है ना। तो ये चीज दोस्तों बहुत मैटर कर जाती है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज बाय आरबीआई इन दिसंबर 2021। ठीक है, दिसंबर 2021 में आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली थी। और ध्यान रखना ये जो सीबीएस है, सीबीएस में क्यों नहीं अपडेट करते, क्योंकि तुरंत हायर लेवल मैनेजमेंट और साथ साथ जो आरबीआई है उसमें तुरंत तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो जूनियर लेवल अपने ही तरीके से काम करता है, मिड लेवल करप्शन, मिड लेवल मैनेजमेंट, है ना। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि यही पूरा गोल घपला था जो नीरव मोदी जी के साथ हुआ। सडनली उनका वो लोन वापस भी शायद कर देते, शायद लोन वापस कर देते अगर उनका दुकान जो डायमंड इंडस्ट्री ढंग से चलती रहती। बट हुआ क्या, ही हैज टू रन अवे, क्योंकि सडनली ये स्कैम एक्सपोज हुआ, उनकी जो यूनिट्स थी वो भी ताला लग गया, सेल्स खत्म हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, बता भागेगा ही ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज बाय आरबीआई इन December 2021. There is a projection of gross NPAs of the banks rising from 6.9% in September 2021 to 8.1% of the total asset by September 2022 under a baseline scenario and a 9.5% under the severe stress scenario. ठीक है, according to RBI, corporate loans account for nearly 70% of these bad loans, while retail loans, car loans, home loans and personal loans account only for 4%. ध्यान रखिएगा आरबीआई के हिसाब से कॉर्पोरेट लोन जो होते हैं ये 70% तक पड़ते हैं, है ना। अकाउंट फॉर नियरली 70% ऑफ दीज बैड लोन्स। ठीक है, 70% काफी बड़ा अमाउंट है दोस्तों, ध्यान रखना। कॉर्पोरेट लोन्स अकेले 70% बना देते हैं। एंड आप सोचिए फार्म लोन वेवर जब दिया जाता है, हालांकि फार्म लोन वेवर के पीछे बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, बट इसके प्रो में मतलब इसके फेवर में एक जो पॉइंट कहा जाता है वो ये कहा जाता है भैया 70% एनपीए केवल कॉर्पोरेट लोन से हैं, स्टॉप देयर फंडिंग, दे हैव सो मेनी मैकेनिज्म टू रेज द मनी, है ना। तो 70% एनपीए किसके कारण है, कॉर्पोरेट लोन के कारण है ना, कॉर्पोरेट लोन के कारण है। तो व्हाई आर यू गिविंग कॉर्पोरेटियर्स लोन, क्यों दे रहे हो लोन इनको। इंस्टेड बेटर है कि भाई आप इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को दे दो, जो बाकी जो कम एनपीए जनरेट कर रहे हैं उस सेक्टर्स को दो, है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी इंडस्ट्री को लोन देने के वक्त हंगामा नहीं करता, लेकिन फार्म लोन वेवर लग जाए तो फिर बहुत हंगामा होने लगता है ना। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनिशिएटिव क्या लिए हैं गवर्नमेंट, देखो एनपीए हो गया, करप्शन हो गया। अगर आपको मैंने करप्शन पढ़ाया तो मैंने एक चीज क्लियर कट बताई थी कि चाणक्य साहब ने कहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन टू लिव विथ, टू वर्क विथ हनी एंड to keep honey at his tongue and yet do not feel the taste of it, है ना। जब शहद आप जीभ पे रखोगे तो उसका स्वाद आएगा ही आएगा, है ना। तो सेम वे द पावर विच वी गिव टू दीज पीपल, ऑब्वियस सी बात है कि इनको कहीं ना कहीं करप्शन का मौका मिलेगा एंड दे विल बी करप्ट, कुछ तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। राम राज्य आ नहीं सकता है, ध्यान रखना। तो कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, है ना, कुछ तो इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, इन बैंक्स को भी बचाना है। एंड बैंक्स में भी एक फिलॉसफी होती है too big to fail. Have you heard of this? Too big to fail. अगर ये गिरे पूरी इकोनॉमी में भूचाल आ जाएगा, पूरी इकोनॉमी में भूचाल आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बैड बैंक की बात होती है। बैड बैंक क्या होता है, एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, मैनेजेस देम एंड फाइनली रिकवर्स द मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एएमसी जो होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, ये जो है बैड लोन्स ऑफ कमर्शियल बैंक को लेता है
ठीक है, उनको मैनेज करता है और साथ ही साथ वो पैसे को रिकवर करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब ये कैसे करता है, इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहली चीज तो हो सकता है कि भाई देखो, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये पहले तो 60-70% पे कर देते हैं लोन का अपफ्रंटली, उसके बाद उस कंपनी को उठाते हैं, उसका पूरा मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं। दे हैव पावर टू चेंज द मैनेजमेंट, है ना। या फिर उनको इजी टर्म्स दे सकते हैं, अगर वो मैनेजमेंट से बात करते हैं और ये फील करते हैं भैया कि ये इजी टर्म्स देने से दे विल बी एबल टू रिकवर, है ना। अगर इनको लगता है भैया कुछ नहीं हो सकता, इस कंपनी का बर्बाद कंपनी है, धोखे में लोन पड़ गया था, तो वो रीसेल कर देते हैं एसेट्स को। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, है ना। तो ध्यान रखना कि मैनेजमेंट चेंज करते हैं, इजी टर्म्स की बात करते हैं और साथ साथ रीसेल ऑफ एसेट की बात करते हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी काम करती है। ध्यान रखिएगा, ये बैड बैंक को ही हम लोग पारा भी बोलते हैं, PARA, ठीक है, पारा, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, इकोनॉमिक सर्वे में काफी दिनों से बात चल रही है और साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी एक तरह से इसको बहुत ज्यादा पुश कर रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये किसी भी लेंडिंग और डिपॉजिट बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता है। प्लीज ध्यान रखना, ये किसी भी तरह की ना लेंडिंग करेगा ना किसी से डिपॉजिट लेगा, बस कॉमर्शियल बैंक्स को हेल्प करता है ताकि वो अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कर सकें। सारा सारा जो एनपीए है वो एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाए और इसका स्पेशलाइजेशन बन जाए रिकवरी में, है ना, रिकवरी एजेंट के तौर पे ये काम कर पाए, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब जो इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IDRCL, ये भी एक कंपनी है अपने आप में जो कि बैड बैंक की तरह ही काम करती है। बस इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, इट विल प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन ऑफ एसेट्स and also help in operational aspects relating to price discovery and aim at evolving best possible recovery and resolution process, ठीक है। जो रिजोल्यूशन का प्रोसेस होगा इसमें प्राइस डिस्कवरी कितनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे जाना है, मतलब समझ लो जो भी चीजें हैं, वट एवर थिंग्स वी कैन डू टू ए कंपनी, है ना, दे विल बी द टेक्निकल पर्सन जो कि ये बताएंगे कि हाँ भाई इस कंपनी का ये प्रॉब्लम है और एग्जैक्टली ये चीज करना है। तो ये ध्यान रखना, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। और यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। PSBs and public financial institutions will hold maximum 49% stake in IDRCL. The remaining 51% stake will be प्राइवेट सेक्टर लेंडर। ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स 51% रखेंगे और 49% आपका पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रखेंगे। क्यों? सो दैट पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है और जो बाकी तरह के इंटरफेरेंस, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप में बहुत बड़ा लेंडर है, ठीक है। उसके एनपीएस थोड़े कम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही कम है। और प्राइवेट सेक्टर के साथ एक बहुत अच्छी चीज होती है, दे आर वेरी वेरी इफिशियंट, काफी ज्यादा इफिशियंट होते हैं, रिसोर्स क्रंच को बहुत करीब से मैनेज करना जानते हैं, ठीक है। तो NARCL इज मेजरली ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक विद 51% ओनरशिप। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, ठीक है ना, इज इट क्लियर। प्लीज ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। NARCL जो है ना, NARCL जो है ये ध्यान रखना, IDRCL जो है ये आपका 51% मतलब मोस्टली प्राइवेट बॉडी हो गई, मोस्टली लाइक प्राइवेट बॉडी की तरह काम करेगा, ठीक है। जबकि NARCL ये दूसरी कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ये 51% ओनरशिप इसकी प्राइवेट बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है। ध्यान रखना किसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से भी काम होता है, ठीक है। इज इट क्लियर, सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अगर हम, इज प्रोटेक्शनिज्म कॉम्पैटिबल विथ लिबरलाइजेशन। दोस्तों ये दूसरा टॉपिक है आज का, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंस इंडिया 2014 इंडिया हैज एन एवरेज seen a 5% rise in average tariff level. Economist Arvind Subramaniam and Soumitra Chatterjee said India has raised import tariff on over 3,200 goods for most favored nations, from most favored nations. देखो दोस्तों एक चीज समझना, इंडिया में 5% टैरिफ रेट बढ़ चुका है 2014 से, ठीक है। और इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये क्या भला है ना, 3200 गुड्स फ्रॉम मोस्ट फेवर्ड नेशन के ऊपर हमने इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिया है, जो कि एक प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंस दिखाता है ताकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ा सकें, बचा सकें। दोस्तों ध्यान रखना, आत्मनिर्भर भारत हमारे यहाँ लॉन्च किया गया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हमने ये कहा कि भैया एक्सपोर्ट को जितना कम से कम हो सके कम करो और एक्सपोर्ट बढ़ाओ, रहता इंपोर्ट को कम करो एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, है ना, एंड इंपोर्ट को कम करो। अब देखो इंपोर्ट को कम करवाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ठीक है, तो इसमें एक बहुत अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दो।
जितना ज्यादा इस पे ड्यूटी उतना कम इंपोर्ट, भाई बाहर के सामान महंगे हो जाएंगे और अंदर का सामान सस्ता हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हमारा डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ ने इस चीज को एक चीज कहा, भाई देखो वर्ल्ड अगर सभी को ड्यूटी ड्यूटी लगाता जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्रोटेक्शनिस्ट रेजीम बन जाएगी। प्रोटेक्शनिस्ट रेजीम मतलब कि रेजीम ऐसी हो जाएगी कि वहां पे कोई भी किसी का भी मतलब दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करेगा। फिर क्या होगा, फिर लोकल इकोनॉमी सस्टेन करेगी। और आपको भी पता है इंडिया प्री 1990s है ना, प्री 1990s में क्या हालत हो गई थी इंडिया की। क्यों? क्योंकि हम केवल अपने आप में बंद थे, हमारे जो इफिशियंट है, जियोग्राफिकल इफिशियंसीज है, वो रीच आउट नहीं कर पा रहे थे, हम पहुंच नहीं पा रहे थे। हो सकता है चाइना किसी चीज को 2 रुपए में बना पा रहा हो, लेकिन जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्स्टेंट्स का हम उसी चीज को 10 रुपए में बनाते हो। तो वाई टू मेक इट फॉर ₹10? वी कैन डायरेक्टली इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना इन ₹2, है ना, व्हेन वी कैन डायरेक्टली इम्पोर्ट इट फ्रॉम चाइना इन ₹2। तो ये चीज एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब इकोनॉमी में हम कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़िए। फाइंड योर नीश एरिया एंड डू मैक्सिमम प्रोडक्शन इन दैट एरिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब हम देखते हैं टैरिफ बढ़ाए जाते हैं तो वर्ल्ड कम्युनिटी कंसर्न हो जाती है, और यही चीज बोल रहे हैं हम लोग कि प्रोटेक्शनिज्म क्या कॉम्पैटिबल है एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ। जो हम लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन चिल्लाते रहते हैं, इंडिया खुद बोलता है कि भाई हमें ग्लोबल वर्ल्ड का एक्सेस दो, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस दो, तो क्या हम प्रोटेक्शनिज्म के साथ उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? अब देखो ग्लोबलाइजेशन है क्या, तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड की तरह है जहां पे दुनिया पूरा एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी। और 1991 में जब सोवियत एरा खत्म हुआ, डिसइंटीग्रेट हो गया सोवियत, है ना, तो फिर इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट आया मतलब लोगों के दिमाग में कि हाँ भाई देखो दुनिया को एक बना के रखना है, एक मतलब सिंगल एंटिटी बना के रखना है ना। ड्राइविंग फैक्टर्स क्या रहे, ग्लोबलाइजेशन वाज एन ऑफशूट ऑफ 2 सिस्टम्स, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन था ये 2 सिस्टम्स का ऑफशूट था, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। डायमेंशंस क्या क्या थे, इट मे बी एट्रीब्यूटेड टू एक्सेलरेटेड फ्लो ऑफ गुड्स, पीपल, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, एनर्जी अक्रॉस बॉर्डर, ऑफन एनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके बहुत सारे डायमेंशंस थे, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, पीपल, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले भी दोस्तों ग्लोबलाइजेशन था, अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स को इंडिया तक आने में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉलोनी बना चुके थे तो भी आने में इनको 5 से 6 दिन लग जाते थे, है ना। आज की डेट में आप बैठिए 1 दिन के अंदर आप आराम से यूके पहुंच सकते हैं। दिस इज द ग्लोबलाइजेशन, दिस इज द ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण जो इसकी पेस है वो बहुत फास्ट हो चुकी है ना। जिन्होंने रिहेला लिखी, कौन किसने लिखी है, इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता मोरक्को से चले इंडिया आए, बिल्कुल होता था। आप देखो चाइना से हमारे यहाँ कितने सारे स्कॉलर्स आए हैं, कितनी सारी बुद्धिस्ट बुक्स यहाँ से लेकर के गए हैं, बट ध्यान रखना कि वहां तक आने अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क होता था, हर कोई नहीं कर सकता था। आज की डेट में आप फ्लाइट पकड़ो, आराम शंघाई पहुंच जाओगे 2 मिनट के अंदर, या शंघाई से कोई पर्सन इंडिया आना चाहता है, फ्लाइट पकड़ेगा तुरंत पहुंच जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो ग्लोबलाइजेशन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। डायरेक्टली सवाल आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखना कि भाई ग्लोबलाइजेशन कैसे फायदा पहुंचाता है और नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक पूरा चैप्टर है क्लास 12 की एनसीईआरटी में, क्लास 12 की एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ध्यान रखना पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसमें पूरा एक चैप्टर है, तो यू मस्ट रीड दैट चैप्टर, दैट इज रियली गुड चैप्टर। देखो सबसे पहली बात कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो एक्सेस मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बहुत क्लियर मिलता है। आपको पता है अमेरिका में ये चीज चल रही है, तो इसका मतलब ये चीज इंडिया में आफ्टर सर्टेन स्टेज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर्स भी एक दूसरे से सीख पाते हैं, नए नए गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेंट होते हैं, एक दूसरे से लर्निंग होती है। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जो स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज होती हैं उसको इलिमिनेट कर देता है। सपोज कीजिए जैसे इंडिया लेट अस प्रिज्यूम दैट डेटा सर्वर्स, है ना, डेटा सर्वर्स जो कि बहुत कोल्ड, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं, ठीक है, दे नीड कोल्ड एनवायरनमेंट। तो अगर मैं इसको साइबेरिया में लगाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है दे विल रन मच मोर इफिशिएंटली। अब इंडिया के ट्रॉपिकल कंट्री में केरला में लगा दूंगा तो क्या होगा, मतलब बारिश हो रही है 24 घंटा, मॉइस्चर से आपको भी पता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जल्दी खराब होते हैं, है ना। तो केरला में लगा दूंगा तो केरला में तो परेशान हो जाएगा वो डेटा सर्वर, है ना। तो ध्यान रखना कि मुझे महंगा पड़ेगा ये चीज, क्या पड़ेगी मुझे, केरला में महंगा पड़ेगा। ऐसी बात नहीं लगा के रन नहीं कर सकता, एसी चलाना पड़ेगा, है ना, और या फिर डीमिस्टिफाई करना पड़ेगा, डीह्यूमिडिफाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं दोस्तों, बहुत मैटर करती हैं कि भाई कुछ चीजों को लेकर के कुछ चीजों का बहुत नेचुरल एडवांटेज होता है।
ठीक है, कुछ एरियाज का नेचुरल एडवांटेज होता है कुछ क्षेत्रों में, और इसीलिए इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव हो पाती है। इकोनॉमी मतलब स्पेशलाइजेशन इकोनॉमी, स्पेशलाइज्ड इकोनॉमी प्रमोट होती है जब हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन बढ़ता है तो भी लोग पुश होते हैं कि भाई देखो बेटर करो। अदरवाइज होता क्या था, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ की प्लेयर्स थे, दे मेड ए कंसोर्टियम, भैया इतने से ऊपर नहीं जाना, इतने से कम नहीं जाना, क्योंकि कोटा चल रहा है भैया, है ना, इतना प्राइस रखेंगे, साफ सी बात। भाई दुनिया में हो सकता है 10 रुपए में बिक रहा हो, हमारे इंडिया में 100 रुपए में बिक रहा है, क्योंकि बाहर से तो इंपोर्ट अलाउड ही नहीं है ना। व्हीकल ऑफ सोशल जस्टिस, ध्यान रखना सोशल जस्टिस का भी व्हीकल है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब कंज्यूमर्स को लोअर प्राइस में कोई चीज मिलती है, जैसे ये टी शर्ट है, अगर मान लो कि मुझे 100 रुपए में मिल रही है तो हो सकता है गरीब भी अफोर्ड कर लेगा, मैं भी अफोर्ड कर लूंगा, एक रिच भी अफोर्ड कर सकता है, रिच के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट स्टिल ठीक है, तो एक तरह से मैं भी एम्पावर हो रहा हूँ ना, आई एम ऑल्सो गेटिंग एम्पावर्ड, है ना। इंक्रीजेस कल्चरल अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस भी बढ़ाता है ये, और साथ साथ शेयरिंग टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू, ध्यान रखना वैल्यू एंड टेक्नोलॉजी भी शेयर करवाता है। कौन क्या क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, एक टर्म कहा जाता है मैकडोनल्डाइजेशन, मैकडोनल्डाइजेशन। अब ये क्या बोला है, तो ध्यान रखना मैकडोनल्डाइजेशन क्या है कि भैया बर्गर जो डेवलप्ड नेशन का एक फूड है, वो डेवलपिंग नेशन के जो मार्केट में इस कदर छाया है कि द मार्केट्स ऑफ द डेवलपिंग नेशन, इंडियन मार्केट आर फीलिंग थ्रेटेंड। डोसा कोई खाना ही नहीं चाहता है, कोई बच्चा बोल दो डोसा खिला देते हैं, चलो डोसा नहीं 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 नहीं, डोसा नहीं खाना मेरे को, है ना, आई वांट बर्गर, पिज्जा, है ना, बच्चे बच्चे की जुबान पे चल रहा है, क्यों, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इतना प्यारा आता है दोस्तों के बीच में, वो एक बोस्टिंग का टॉपिक बन जाता है। ठीक है, डोमिनोज पे पिज्जा खिलाया था, लेकिन इसका एक काउंटर थ्योरी भी है दोस्तों, ध्यान रखना कि क्या होता है जब कल्चर चेंज होता है ना। अगर मैं आपके सामने यूरोप का पिज्जा रख दूं, मेरा एक बच्चे छोटा बच्चा था, मतलब बच्चा था, क्लास 7th में था, उसको मैं पढ़ाता था, है ना, ही वेंट टू यूरोप, है ना, यूरोप गया था घूमने के लिए, व्हेन ही रिटर्न बैक, सर छी 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 छी, बहुत गंदे लोग हैं, कच्चा मीट खाते हैं, आपको मालूम। तो वी इंडियंस हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग ओवरकुक्ड मीट विथ प्रॉपर स्पाइसेस, गार्लिक एंड अनियन, है ना, तो ये सब चीजों के साथ हम प्रॉपर खाते हैं पका करके अच्छे से। अब यूरोप में ये चीजें मिलती नहीं है ज्यादा, वहां पे स्पाइसेस के नाम पे इंडिया से मुश्किल से तो पेपर पहुंच पाता है, काली मिर्च, है ना, तो उनकी आदत नहीं है उस तरह से खाने की। तो उस केस में क्या था कि जो कल्चरल डिफरेंस है, कल्चरल फूड है, वो चीज डिफिकल्ट पड़ता है ना। तो समझिए इस बात को कि फूड भी ना अडेप्ट हुआ है। आप देखोगे अगर यूरोप में जो पिज्जा बिकता है, अमेरिका में जो पिज्जा बिकता है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंडियन पिज्जा। इसके अलावा जैसे कि यूरोप से पिज्जा या मैकडोनल्ड इंडिया में आया है ना, मतलब यूएस से, आई एम रियली सॉरी, यूएस से मैकडोनल्ड इंडिया में आया है, राइट, वैसे ही इंडिया से ही बहुत सारी चीजें यूएस में गई हैं। अब इंडियन कुजीन अपने आप में एक इंटरनेशनल कुजीन बन चुका है, जिसको लोग देखते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, ओरिएंटल कुजीन, इंडियन कुजीन, बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट कुजीन बन चुका है, जिसमें डोसा, इडली, सांभर, और ये भी मैं बता दूं आपको, यूएस में जो डोसा मिलेगा वो इंडियन डोसा को फुलफिल नहीं कर सकता है, ट्रस्ट में नहीं कर सकता है। अगर आपको इसकी परख लेनी हो, आप 5 स्टार होटल में एक डोसा या इडली कुछ भी खा के देखिए। आई एम राइट नाउ इन हयात, ऑल थैंक्स टू आई एम अहमदाबाद विच इज स्पॉन्सरिंग अस टू स्टे ओवर हियर। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें जो हमारी मम्मी हमारे घर पे बनाती हैं, जो बाहर आउटसाइड में जो स्ट्रीट वेंडर्स कहीं बेटर बनाते हैं, दैट इज वेरी ब्लैंड ओवर, है ना। ध्यान रखिए, एग्जैक्ट समझ में आ रही बात ना। तो कल्चरल होमोजिनिटी की बात करते हैं, बट ऐसी बात नहीं है, हर कल्चर अपने अपने डिस्टिंक्ट होकर के भी इसका काउंटर पॉइंट ये है, मैं जस्ट मतलब ये समझा रहा हूँ कि कौन लिखो ठीक है, बट उसका काउंटर पॉइंट भी जान के रखना, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं कल्चर कंट्री है, वो अपने आप में मतलब अपनी कल्चर को बाहर लेके जा पाता है, और वो असर्टिव हो जाता है, रहता है अपने कल्चर को आइडेंटिफाई करने लगता है, दिस इज माई कल्चर। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर यही बताना चाहूंगा, आई वॉज टॉकिंग विथ ए गुजराती फेलो, है ना, गुजराती पर्सन थे, बहुत अच्छे पर्सन थे। ही हेल्प मी रीच माई इंटरव्यू साइट व्हेन आई वॉज कमिंग फॉर दिस MGNF। आई आस्क्ड सर कि मैं क्या लेके जाऊं यहाँ गुजरात से, कुछ तो बताइए जो कि मैं अपने घर पे लेके जा सकता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। He was like, क्या है, मतलब मेरे लिए तो सब चीज डेली वाली चीजें हैं, अब कुछ अलग सा हो तो मैं समझ में आए, है, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि बाहर के कल्चर में क्या चीज डिफरेंट होती है और अंदर के कल्चर में क्या चीज डिफरेंट होती है। तो वो चीज मुझे अपने आप से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हाँ यहाँ पे ये अच्छी मिल सकती है ना। ऑल्दो ही एट द एंड ही टोल्ड मी स्वीट शॉप कि भाई सूरत से आप धारी उठा सकते हैं, सूरत में एक धारी नाम की मिठाई बनती है, विच इज गुड, है ना, धारी नाम की मिठाई बनती है जो कि अच्छी है, ठीक है। फिर यूट्यूब या वैसे कुछ देखना पड़ेगा, बट फॉर हिम दिस वाज लाइक वेरी सिंपल डे टू डे थिंग,
है ना। तो जब तक वो इंक्रोचमेंट नहीं होगा, जब तक वो थ्रेटन फील नहीं करेंगे, तब तक वो चीज नहीं कर पाए। समझ आ रही बात? जज कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज अलग मिलती है। एग्जर्बेटिंग ग्लोबल डिस्पैरिटीज, स्प्रेड ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अलाउ रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक कोविड-19। आई होप ये तो बहुत क्लियर है। जब बॉर्डर्स खुले रहेंगे, भाई चोर उचक्के भी आएंगे, अच्छे संत महात्मा आएंगे तो चोर उचक्के भी आएंगे, है ना। बीमारियां भी आएंगी, दवाई आएंगी तो बीमारियां भी आएंगी, है ना। तो ये सब चीजें आपको मुझे लगता है ध्यान रखना है। अभी जैसे मॉन्की पॉक्स है, काफी बड़ा मतलब पैंडेमिक टाइप से उभर रहा है मॉन्की पॉक्स। प्लीज बी वेरी केयरफुल, मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए, जितना से जितना हो सके मॉन्की पॉक्स से भी बचिए, ठीक है। अब देखो प्रोटेक्शनिज्म जो है, क्या प्रोटेक्शनिज्म डी ग्लोबलाइजेशन है? दोस्तों ध्यान रखना, हर इंडस्ट्री, हर जगह का अपना राइट होता है कि भाई वो अपनी इंडस्ट्रीज को बचा पाए, वो अपनी इंडस्ट्रीज को बचा पाए। गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड टू हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि देखो इससे क्या होता है कि मान लो कि अभी मेरी जो इंडस्ट्री बहुत नींव है, ठीक है। प्लास्टिक इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं, लेट अस से कि मैं इसका जो बाहर का कवर है ये बना रहा हूँ, ठीक है। इसका बाहर का कवर बना रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत नई स्टेज में हूँ, बहुत नई स्टेज में हूँ, तो मैं इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाऊंगा, कुछ टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। तो शुरू में गवर्नमेंट अगर मुझे प्रोटेक्ट कर दे तो हो सकता है मैं बाद में बड़ी इंडस्ट्री बन के अपने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करके, इफिशियंट बना करके मैं बहुत आराम से इंटरनेशनल डोमेन में ट्रेड कर पाऊं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ हद तक थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस जरूरी होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड भी ऐसा कोई नहीं बहुत ज्यादा एथिकल होता है। कई बार हमने देखा है डंपिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे देशों में जो लेबर लॉज हैं और वो सारी चीजें हैं बहुत लिबरल हैं। टैक्सेशन नॉर्म्स खूब लिबरल हैं, स्पेसिफिकली अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो चाइना में, है ना। तो टैक्सेशन खूब लिबरल है। इन सब कारण से फिर डंपिंग स्टार्ट हो जाती है। डंपिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को तो खत्म कर रहे हैं, वो भी माल प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। तो व्हाई शुड वी नॉट क्रश देम, है ना। ग्लोबलाइजेशन हैज ऑलरेडी बिगन टू प्लेट्यू, ध्यान रखना वो ऑलरेडी प्लेट्यू हो रहा है, स्टैग्नेट हो रहा है। 2008-2009 के बाद से, कब से इकोनॉमिक क्राइसिस जब से आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन पे भी एक लिमिट लगी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो ब्रिटेन एग्जिट कर गया, यूएस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका ने बोला भैया अमेरिका फर्स्ट हम लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ट्रेड वार्स और हॉल्टिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ टॉक्स इन अनदर रिकॉग्निशन इन द रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखो डब्ल्यूटीओ भी मतलब ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा, आईएमएफ ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो ये सब क्या है? ये सब साफ दिखा रहा है कि अमेरिका भी, जो कि अभी तक स्टॉलवर्ट था, सबसे मेजर पिलर था ग्लोबलाइजेशन का, वो खुद भी प्लेट्यू कर रहा है, खुद ही पीछे हट रहा है। तो ये क्लियर कट दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं प्लेट्यू हो रहा है। दीज ट्रेंड्स फर्दर एम्पलीफाइड ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। प्रोटेक्शनिज्म की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोविड-19 पैंडेमिक से क्या हुआ था आपको ही पता है। हर देश ने कोशिश की कि भाई वैक्सीन सबसे पहले मुझे मिले, वी वांट द वैक्सीन। तो भाई जब आपको अपने लिए करना है तो फिर हम कहाँ पे हैं? हम आपको क्यों एडवांटेज दें, है ना। कि भाई जब टेस्ट करना हो तो अफ्रीका में टेस्ट करेंगे और जब वैक्सीन लगानी है तो गोरे लोगों को लगाएंगे, है ना। तो ये तो भाई रंग भेद नीति हो गई ना फिर। तो ये गलत चीजें जो प्रमोट कर रहे हैं जो डेवलप्ड नेशंस, तो उनकी भी गलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रोटेक्शनिज्म इन इंडिया की मैं बात करता हूँ तो इंडिया ने 15 नेशन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप करी एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। एशियन कंट्रीज के साथ आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन May 2020 was also perceived internationally as a protectionist move. PLI scheme seems like a policy that was during the industrial licensing era, which was called minimum economic scale. ध्यान रखें, मिनिमम इकोनॉमिक स्केल। प्रोडक्शन लिंक मतलब प्रोडक्शनिज्म जो है, ठीक है, इस तरह पॉलिसी से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एरा में मतलब आज शीट में आया है, ठीक है। अब देखो प्रोटेक्शनिज्म कॉम्पैटिबल है क्या लिबरलाइजेशन से? क्यों नहीं है समझना। रूल्स ऑफ ओरिजिन की अगर मैं बात करता हूँ, रूल्स ऑफ ओरिजिन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अपने आप में एक टूल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है। क्या हो रहा था, सपोज करो हमें डर है चाइनीज गुड्स से, दे आर टू मच मतलब बीइंग टू मच डम्प्ड इन आवर मार्केट, ठीक है, ठीक है ना। तो समझना कि प्रोटेक्शनिज्म के टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रूल्स ऑफ ओरिजिन। क्यों? क्योंकि आप क्या बताते हैं वहां पे, जैसे सपोज करो अभी चाइना पे हमने बैन लगा दिया, है ना। चाइना पे हमने बोल दिया भाई चाइना पे 10% टैरिफ लगेगा, 20% टैरिफ लगेगा, क्योंकि वो डंपिंग कर रहे हैं, हमें ऐसा फील हुआ, ठीक है। अब चाइना बोलेगा नहीं नहीं भाई, हम क्या करते हैं दूसरा अल्टरनेट रूट निकालते, हम भेजेंगे नेपाल में, और नेपाल में हमारी मार्केटिंग कंपनी बैठी है, वो इंडिया में भेज देगी। नेपाल और इंडिया के बीच में कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो इसीलिए फिर लगा रूल ऑफ ओरिजिन कि भाई ओरिजिन बताओ चीज का कहां हुआ है। अगर चाइना में है नो, स्ट्रिक्ट नो, चाहे नेपाल से है चाहे कहीं से है, ठीक है।
लोकल कंटेंट्स रिक्वायर्ड, दोस्तों ये पॉलिसी को चैलेंज किया था यूएसए ने, ध्यान रखना। हमने 60% मैंडेट किया था कि सोलर कंपोनेंट में, सोलर पैनल में 60% डोमेस्टिक कंपोनेंट होना चाहिए। हम केस हार चुके हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी एक बहुत मेजर टूल है प्रोटेक्शनिज्म का, जहां पे हम ये बोलते हैं कि आपको लोकल कंटेंट लगाना है और हमको ये चीज इस हिसाब से देनी है, ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आई होप ये भी क्रिस्टल क्लियर है। जब हम एलेज करते हैं दूसरे कंट्री को भाई कि वो डंप कर रहा है, जैसे चाइना को हम एलेज करते हैं दे आर डंपिंग इट। डंपिंग का मतलब क्या होता है? डंपिंग का मतलब ये होता है कि सपोज करो चाइना में वो चीज बन रही है 10 रुपए में, मतलब ऑब्वियस ही बात है, आप रेमिनबी में कर लेना 10 रुपए में, लेकिन जब इंडिया में बिकने के लिए आती है तो 8 रुपए की हो जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देके बैठी है। इसको कहते हैं हम डंपिंग, कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे भी आप कम करके बेच रहे हो। उसका मतलब क्या है? यू आर ट्राइंग टू मोनोपोलाइज द मार्केट। आपके डीप पॉकेट्स हैं और आप क्या कर रहे हो? मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहे हो और लोकल इंडस्ट्री को हमारी तबाह कर रहे हो, जो कि हो सकता है इसको 9.5 to 10 रुपीज में बना ले। तो हम भी इक्वली कॉम्पिटेंट है, बट चूंकि आपने चीटिंग की है, इसलिए ये इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएंगी। इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 25% कम से कम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाऊंगा, तो फिर ये एट पार आ जाएगा इसके, और उस केस में फिर मेरा जो ये वाला प्रोडक्ट्स हैं ये कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इज इट क्लियर? है ना। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मीजर्स, दोस्तों यूरोप अक्सर इस बात को लेकर बदमाशी करता है, ठीक है। इंडियन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको वापस कर देता है। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मीजर्स मतलब पौधों में जो पेस्टिसाइड कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, या किसी भी चीज में कितना साफ सफाई रखी गई है, उस सब चीजों को सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेथड बोला जाता है। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, है ना। इसके अलावा इंपोर्ट कोटास एंड टैरिफ्स, आई होप ये सब क्लियर है आपको, ठीक है। टैरिफ्स अभी हम बात ही कर रहे थे। तो ये सारे जो है टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है, ठीक है। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए जाते हैं प्रोटेक्शनिज्म के लिए। पहली चीज नेशनल सिक्योरिटी के लिए जब जरूरी है। जैसे आप देखो जब कोविड लॉकडाउन लगा था तो फिर हमारे यहाँ API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, है ना, इसकी कमी पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिया के पास पता था कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। इंडिया में पहले से बोला जा रहा था, 2017-18 में रिपोर्ट्स आई थी जहां पे बोला गया था हमें API मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, बट कोई एक्शन ले नहीं रहा था। और फाइनली 2020 में क्या हुआ? फाइनली 2020 में देखो, जब लॉकडाउन लगा, हमारे दवाइयों की इतनी कमी पड़ी, हमारे यहाँ कैपेबिलिटी नहीं थी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने की। चाइना ने क्या बोला कि भाई हम देंगे ही नहीं, खत्म बात, हम देंगे ही नहीं, साफ सी बात, हमें अपने लिए जरूरत है। तो इससे क्या हुआ? नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ गई, ठीक है। इन्फेंट इंडस्ट्रीज, जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल डिस्कस किया था, बच्ची इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अक्सर इतने इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं अचीव कर सकती, उनको भी सपोर्ट करना जरूरी है। और साथ साथ डंपिंग बहुत कॉमन है, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है लोकल, जब आप लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हो, ठीक है। इसके अलावा IPR इश्यूज भी हैं दोस्तों, ध्यान रखना। नेशंस जो होते हैं ये नई टेक्नोलॉजीज को तुरंत कॉपी करना चाहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू, है ना। तो इसीलिए आप देखो जितने फाइटर प्लेन्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, जब भी अमेरिका दूसरे कंट्री में जाता है, वहां अटैक करता है, तो फिर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है अगर मान लो कोई उसका प्लेन गिर जाता है तो, ताकि उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं लगाई जा सके, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है उस पर कॉपी की जा सकती है, इसीलिए प्रोटेक्शनिज्म लगाया जाता है ना। अब देखो बाबा बुदान साहब जो गए थे गल्फ कंट्रीज में, वहां से कॉफी चुरा करके लाए थे, कहा जाता है ना। तो कॉफी धीरे से उठा करके लेते आए थे, लेकिन कॉफी आई थिंक चाइना से लेते आया था, आई एम रियली सॉरी, चाइना से लेकर के आ गए थे और उसको यहाँ पे बो दिया। समझना इस बात को, ये क्या है ना, कि हम कोशिश करते हैं जो वहाँ की टेक्नोलॉजीज हैं वो उठा करके लेकर के आ जाए, ठीक है। अब देखो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म क्या है? बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट होते हैं दोस्तों, आपको भी पता है कि बांग्लादेश हो सकता है अच्छी टी-शर्ट बनाता हो सकता है हम अच्छी प्रिंटिंग करते हो, है ना। तो बांग्लादेश प्रिंटिंग में क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो शर्ट बनाए, हम प्रिंटिंग कर देते हैं, दोनों मिलकर बेचेंगे तो प्रॉफिट दोनों का हो रहा है, ठीक है। अगेंस्ट WTO रेगुलेशंस होता है दोस्तों, ध्यान रखना। WTO साफ साफ बोलता है कि भाई देखो जिसकी जैसी जियोग्राफी, जिसका जैसा स्टैचर, उस हिसाब से फ्लरिश करो, ठीक है। अपना स्पेशलाइजेशन नीश चुनो, ठीक है। इन्फ्लेशनरी इन नेचर, ओवर द टाइम ये इन्फ्लेशनरी हो जाता है प्रोटेक्शनिज्म। आप देखो हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी इसी कारण से आई थी, उस दौरान हाई इन्फ्लेशन भी देखा जा रहा था क्योंकि कंपनीज जो थी काफी इनएफिशिएंट हो चुकी थी। इसके अलावा अनकॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक इंडस्ट्री, देखो सडनली अगर एक्सपोजर दिया जाए तो भी इंडस्ट्रीज बिल्कुल बैठ जाती हैं, है ना। अब देखो ये चीज समझिएगा कि प्रोटेक्शनिज्म कॉम्पैटिबल है क्या लिबरलाइजेशन से? तो समझिएगा इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाओ, अपने आप बेटर हो जाएगा, लिबरलाइजेशन के साथ आ जाएगा। प्रोटेक्शनिज्म की शायद जरूरत ना पड़े। इससे क्या होगा? प्रेडिक्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड पॉलिसी रखने से हमें प्रोटेक्शनिज्म की कम जरूरत पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको भी पता ही है ट्रेड पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और इस पे अगर काम करेंगे तो हम शायद बेटर रहे। ठीक है, मेक इन इंडिया मोर फोकस में रखना चाहिए ताकि इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड मल्टीनेशनल फर्म, बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रिजॉल्विंग ट्रेड इश्यूज। तो ये सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब लास्ट टॉपिक आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई नो थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, बट प्लीज बियर विथ मी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ठीक है, थोड़ा सा बियर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एपिडा। एपिडा प्रमोटिंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज एग्री एक्सपोर्ट हब। दोस्तों ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारे पास आज भी अनटैप्ड सोर्स ऑफ रिसोर्स का मतलब जैसे होता है ना, खजाना है एक तरह से। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है। ध्यान रखना, बहुत प्रिमिटिव स्टेट में है। अब देखो मैक्सिमम जो हमारे यहाँ का फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो अपीडा भी वहां पे कोशिश कर रहा है एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने की, ताकि वहां की जो लोकल इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, उसको हम डैमेज ना करें, वहां का जो ट्राइबल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर के थ्रू ये पॉसिबल है। तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा, ठीक है, इसने डिवाइस की स्ट्रेटेजी प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट ग्रोन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो समझना कि भाई एक पोटेंशियल हब है neighboring countries as well as foreign destination. It has witnessed 85.3% growth in export of agricultural products in last 6 years from 2016-17 to 2021-22. However, barely 1% of the region's agriculture output is exported. ठीक है, रीजन का मात्र 1% एग्रीकल्चर आउटपुट सोचिए एक्सपोर्ट होता है, उसके बावजूद इतना ज्यादा यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है और इतना ज्यादा यहाँ पे बेटरमेंट हुआ ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस्ड इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड एग्रीगेशन इशू। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कमी है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द सॉइल टाइप फॉर ग्रोइंग ऑलमोस्ट ऑल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस इज नंबर ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज सच एज बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड टोमेटो। ठीक है, तो पेरिशेबल कमोडिटीज में भी मार्केट सरप्लस है, जैसे कि बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया। इसके अलावा इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं तो सबसे पहले मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लिया गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सब मिशन अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ठीक है, इसके अंदर ये चलाया जा रहा है, प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इस पे देखो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्री एक्सपोर्ट हब, हाउ नॉर्थ ईस्ट रीजन कैन बी डेवलप्ड एज द न्यू एग्री एक्सपोर्ट हब, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू इट। तो काफी सारे तरह से क्वेश्चन को फॉर्म किया जा सकता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, जिनमें से हम अभी गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम की अगर बात करें तो अपीडा साइंड एन एमओयू विद असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ इसने एक टाइप भी किया है जोरहाट के साथ, ताकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जा सके प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में। वर्चुअल बायर सेलर मीट। ठीक है, ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड अपीडा कंटिन्यू टू पुश its export plans through virtual buyer seller meet in association with Embassy of India located in different countries with exporters from northeast region regarding sourcing of pineapple, ginger, lemon, orange, etc. ट्रेड फेयर्स की अगर मैं बात करता हूँ, ब्रांडिंग लोकल प्रोडक्ट्स को ब्रांड किया गया था। अपीडा सपोर्ट फॉर ब्रांडिंग एंड प्रमोशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्रोडक्ट्स सच एज कीवी वाइन, प्रोसेस्ड फूड, कैरिंग आउट ए वेट सैम्पलिंग, जोहा राइस पुलाव, ब्लैक राइस खीर, ये सारी चीजों को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए आज मैं इसी टॉपिक पे लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, एसए एंड एथिक्स के टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुके हैं, जो भी लिंक्स हैं वो ग्रुप में दी हुई हैं। प्लीज मेक श्योर अगला लेक्चर होगा बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर पे। ठीक है, बॉट जो हमारा पीपीपी मैकेनिज्म है उस पर हम चलेंगे। ठीक है, तो विद दैट आई एंड दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लर्नड समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी टुडे। ठीक है, और ये आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कि आप इस विन सीरीज सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सॉरी मैं बहुत रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अहमदाबाद आया हुआ हूँ एक छोटे से क्रैश कोर्स के लिए, बट आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू विद दिस सीरीज। ठीक है, हम मिलेंगे जरूर फिर से दोबारा एक और अच्छे लेक्चर में। प्लीज डू कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।